अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं विद द बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन क्या होता है? जब हम अल्काइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा होता है, साथ ही साथ उसी अल्काइल हैलाइड के कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बीटा एलिमिनेशन भी देते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि बीटा एलिमिनेशन कुछ और डिफरेंट नहीं है, बल्कि बीटा एलिमिनेशन इज़ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, जो आपने पढ़ चुके हैं। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन जब हमने अल्कीन प्रिपेयर किया था, याद है आपको? तो बीटा एलिमिनेशन वही वाला रिएक्शन है। ठीक है, तो ये वाले पैराग्राफ आपको पढ़ जाते हैं, फिर इसका मतलब बता देती हूँ। अच्छा, इसका पहले मैं यहीं से बता देती हूँ कि आम तौर पे आपने क्या पढ़ा था, अल्काइल हैलाइड में क्या पढ़ा है कि अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड में जो आपको पता है जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है वो हैलोजन है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होगा क्या? अल्काइल हैलाइड के केस में जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है वो ये ब्रोमीन है और जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो कार्बन है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि ये जो अगर जो अटैक करने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर तो ये स्ट्रॉन्ग हुआ तो फिर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है अल्काइल हैलाइड का जो भी है, जो कि हैलोजन है, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ निकल जाएगा एज लीविंग ग्रुप। ठीक है, और नया आने वाला जो भी जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा, वो अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा? वो इस कार्बन एटम, जो कार्बन हैलोजन के साथ अटैच होता है, उससे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात बता दूं कि इसमें जो हैलोजन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, स्लाइटली नेगेटिव, जबकि कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो हैलोजन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है और जो कार्बन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। अगर तो आपका जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है स्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ पे जो हैलोजन है ये अपने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ निकलेगा एज लिविंग ग्रुप और फिर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो। एक और जगह भी है अल्काइल हैलाइड में जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पे एक्ट करती है बाज़ केसेस में। समझ आ रही है? ज़रूरी नहीं है कि ये जो कार्बन है जो अटैच होता है, ज़रूरी नहीं कि जो कार्बन अटैच होता है हैलोजन के साथ हमेशा वही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पे बिहेव करे, बल्कि आपको पता है कि इस कार्बन के साथ जो दूसरा कार्बन है, देखिए ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, जो वाला कार्बन हैलोजन के साथ अटैच होता है या फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और उसके साथ जो दूसरा कार्बन होता है वो कहलाता है बीटा कार्बन। ये बात समझ आइए, जो भी कार्बन किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और उसके साथ जो साथ वाला होगा बीटा, और नेक्स्ट जो होगा वो गैमा होगा। ठीक है, तो इस अल्फा कार्बन के साथ जो नेक्स्ट बीटा कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर बिहेव करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। समझ आ रही है? तो ज़रूरी नहीं है कि आने वाला अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हमेशा इस कार्बन के ऊपर ही, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर ही अटैक करे। बाज़ औक़ात वो जो बीटा कार्बन की हाइड्रोजन है उसके ऊपर भी अटैक करता है। तो उसका क्या नतीजा होता है? उसका नतीजा ये होता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ऑलरेडी जो हैलोजन है ये तो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ निकल गया। ठीक है, ये जो लिविंग ग्रुप है ये तो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ निकल गया, जिसकी वजह से ये कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक नहीं करेगा, बल्कि बीटा कार्बन के हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, और बीटा कार्बन के ऊपर ऐसे अटैक करेगा कि ये जो बीटा हाइड्रोजन है ये विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से निकलेगी। ठीक है, जब ये विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन पेयर यानी H पॉजिटिव आयन की शक्ल में यहाँ से निकलेगी तो ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाएगा ना, इधर यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन ये तो बच गए। फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यूज़ होंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड, यानी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनाने के काम आएगी। यानी जब ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया, तो ये जो लोन यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा, ये जो है इन दोनों कार्बन एटम के दरमियान, अल्फा और बीटा कार्बन एटम के दरमियान पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए काम आएगा। तो जब ये वाला मामला होता है तो हम इस किस्म के रिएक्शन को कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। ये बात समझ आइए। सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था कि लिविंग ग्रुप निकला था विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ने उसकी जगह ले ली थी, और वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ आया था और उसने फिर अल्फा कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया था। लेकिन बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा कि लिविंग ग्रुप निकलेगा तो सही विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, और बीटा हाइड्रोजन के साथ ऐसे अटैच करेगा कि उसको H पॉजिटिव फॉर्म में वहाँ से निकालेगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पे जो लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा वो कार्बन टू कार्बन डबल फॉर्मेशन के लिए काम आएगा, और उसका ओवरऑल नतीजा ये निकलेगा कि एक अल्कीन ऑब्टेन हो जाएगा।
ये बात समझ आइए। बीटा एलिमिनेशन का क्या नतीजा हुआ कि हमें एक एल्कीन ऑब्टेन हो गया। और मैंने कहा था कि बीटा एलिमिनेशन को आप डीहाइड्रो हैलोजनेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एडजेसेंट कार्बन एटम में से एक में से हैलोजन निकलती है और दूसरे में से हाइड्रोजन निकलती है। तो इसमें ऐसा ही तो हुआ है कि एक कार्बन में से हैलोजन निकला है विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरे में से हाइड्रोजन निकला है एस पॉजिटिव। और उसका आपने पहले ही पता है कि डीहाइड्रो हैलोजनेशन या बीटा एलिमिनेशन का ओवरऑल नतीजा ये होता है कि अल्कीन बनता है या कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनता है या पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यही बात आपको इस पैराग्राफ में बताई गई है कि ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन atom of the alkyl halide. There is another site present in the alkyl halide molecule where the nucleophile can attack at the same time. Such a site is an electrophilic hydrogen atom attached to the beta carbon of the alkyl halide. ठीक है, when the attack takes place on the hydrogen, we get an alkene instead of a सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट की जगह हमारे पास एक अल्कीन आएगा। सच अ टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, अच्छा वो ये कह रहे हैं कि दीज रिएक्शंस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली विद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ साथ आते हैं एंड ऑफन कम्पीट विद, बल्कि कभी कभी उनका मुकाबला भी होता है। कभी कभी एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा हो रहा होता है, यानी जब भी आप अल्काइल हैलाइड को आप ट्रीट करेंगे, आप उसका रिएक्शन कराएंगे न्यूक्लियोफाइल के साथ, आप उसके ऊपर अटैक कराएंगे। जब भी किसी अल्काइल हैलाइड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो जहाँ पे एक तरफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उस अल्काइल हैलाइड पे हो रहा होगा, वहाँ पे साइड बाय साइड उसी अल्काइल हैलाइड पे एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो रहा होगा। और एलिमिनेशन रिएक्शन का नतीजा ये होता है कि अल्कीन बनता है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात तो इतना ज़्यादा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन की जो ज़्यादा हो रहा होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की निस्बत, वो ये कह रहे हैं समटाइम कम्पीट विद इट, मुकाबला भी कर रहा होता है। ठीक है, तो वही बात है, एलिमिनेशन रिएक्शन को भी डीहाइड्रो हैलोजनेशन कहते हैं। और आपको पता है कि इसमें एडजेसेंट कार्बन में से एक से हैलोजन निकल दूसरे से हाइड्रोजन निकलता है। और जो बीटा एलिमिनेशन का जो रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है वो अल्कीन होती है, जबकि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो प्रोडक्ट होती है वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होती है। ठीक है, अच्छा इन्होंने ये कहा है कि लाइक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन आल्सो फॉलो E2 एंड E1 मैकेनिज्म। जैसा कि आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो मैकेनिज्म हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो मैकेनिज्म है SN2 और SN1। इसी तरह एलिमिनेशन रिएक्शन के भी दो मैकेनिज्म है E2 एंड E1। और एज सच जो टाइम जो पेस है ना, टाइम बेसिकली टाइम भी ये डिसाइड करता है कि भाई ये जो मैकेनिज्म है ये E2 के तहत हो रहा है, ये E1। ये जो है E2 मैंने आपको बताया ना, जैसे SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 और SN1 के तहत होता है, इसी तरह एलिमिनेशन भी E2 और E1 के मुताबिक होता है। तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है E2 और SN2 में, बहुत सिमिलैरिटीज़ है। इसी तरह E1 और SN1 में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। लेकिन हाँ, ओनली डिफरेंस इज़ क्या है कि इन दोनों में जो प्रोडक्ट होती है वो डिफरेंट आती है। अदरवाइज़ SN2 और E1 में बहुत सिमिलैरिटीज़ है, और आई मीन टू से SN2 और E2 में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। इसी तरह SN1 और E1 में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। बस फ़र्क यह है कि जो है SN जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है उसके नतीजे में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनती है और एलिमिनेशन के नतीजे में हमारे पास अल्कीन बनता है। ठीक है, अब E2 मैकेनिज्म कैसे होता है? E2 मैकेनिज्म द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एंड द लिविंग ग्रुप E2। अब इसको आप ध्यान में रखिए, जब आप इसको स्टडी कर रहे हो तो आप बिल्कुल आप अपने सामने SN2 को भी सामने रखिए। SN2 में क्या हुआ था? SN2 इन E2 मैकेनिज्म द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एंड द लिविंग ग्रुप लीव्स एट द सेम टाइम विद द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बन डबल बॉन्ड। वो ये कह रहे हैं कि लिविंग ग्रुप उसी वक्त न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लेकिन हाँ इस केस में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन द बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, और लिविंग ग्रुप जो है वो लीव करेगा अल्काइल हैलाइड को, और ये दोनों काम एक साथ होंगे और इसके नतीजे में क्या होगा? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो इसको E2 को आप रिलेट करते, जब आप इसको स्टडी करें आप SN2 को सामने रखें। ठीक है, अच्छा ये भी E2 भी जो है SN2 की तरह सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। द सिंगल स्टेप E2 एलिमिनेशन वो कैसे है? जैसे इन्होंने इस इक्वेशन के जरिए बताई है
देखिए ये ब्रोमीन है, ये लीविंग ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ निकलेगा, ठीक है। अब जो नया आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, इस केस में जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेस बी कहलाती है। E2 में न्यूक्लियोफाइल बेस होती है, ठीक है। तो बेस इसलिए हमने बी यूज़ की है। SN2 में SN जो भी SN रिएक्शन थे उसमें हमने NU का लफ्ज़ यूज़ किया था, लेकिन ई में जो है हम बेस का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बेस के पास भी एक लोन पेयर होगा, ठीक है। तो ये अब ये अटैक कार्बन के ऊपर नहीं करेगी बल्कि हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगी और इसके H पॉजिटिव की फॉर्म में इसको निकालेगी। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि आपके पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड यानी अल्कीन बन गया, Br नेगेटिव B पॉजिटिव H बन गया, ठीक है। और SN2 मैकेनिज्म आपको पता है ना, इस आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है कि ये जो एक ही स्टेप है और वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, इसका एक ही स्टेप रिएक्शन है ना और वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। तो आपको रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ऑब्वियसली इस रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 2 है, वो 2 है। अच्छा, अब आप रेट इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो जाहिर बात है रेट इक्वेशन में आप अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन भी मेंशन करेंगे और आप बेस की कंसंट्रेशन भी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तो आप न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन की कंसंट्रेशन मेंशन करते थे, लेकिन जब आप बेस की कंसंट्रेशन मेंशन करेंगे। और दूसरी बात है कि इसका भी जो रिएक्शन ऑर्डर है वो 2 है, यानी इस पे अल्काइल हैलाइड असर डालता है इसके रेट के ऊपर विद द पावर ऑफ 1, इसी तरह बेस भी असर डालता है इसके ऊपर विद द पावर ऑफ 1। सो ओवरऑल इस रिएक्शन का यानी एलिमिनेशन E2 का जो रिएक्शन ऑर्डर है वो है 2, ठीक है। लाइक SN2 रिएक्शंस द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ E2 रिएक्शन इज 2 एंड दीज रिएक्शन शो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। इसी तरह अब आप E1 जब आप करेंगे तो आप वही SN1 को आप जहन में रखेंगे। अच्छा, एक और बात, एक और जैसे आपके ऑब्जेक्टिव में भी अक्सर लिखा है, जो E1 मैकेनिज्म है ना ई एलिमिनेशन का, इसका फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम है लाइक SN1। E1 मैकेनिज्म का जो फर्स्ट स्टेप है वो बिल्कुल एग्जैक्टली अलाइक है लाइक SN1। तो वो ये इन्होंने ये बात की, वो कैसे, क्योंकि आपको पता है SN1 में भी पहले स्टेप में क्या हुआ था, आयनाइजेशन हुई थी ना, रिवर्सिबल आयनाइजेशन हुई थी अल्काइल हैलाइड की, और इसके नतीजे में आपके पास एक कार्बोकैटाइन बना था और नेगेटिव आयन बना था, हैलाइड आयन बना था। तो इसका भी जो फर्स्ट स्टेप है वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि आपका किसका था, जैसा कि आपका किसका है SN1 का था, ठीक है। तो E1 का फर्स्ट स्टेप और SN1 का फर्स्ट स्टेप एग्जैक्टली अलाइक है। इसमें भी क्या होगा कि आपके पास जो लीविंग ग्रुप है वो विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसके नतीजे में आपके पास एक कार्बोकैटाइन आ जाएगा। और फर्स्ट स्टेप जो है वो इट इज़ अ स्लो स्टेप, क्यों, क्योंकि इसमें आयनाइजेशन हो रही है, बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है, ठीक है। आपके पास कार्बोकैटाइन बन गया, देखिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटाइन की ये निशानी है ना कि उसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और हैलाइड आयन आके Br के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इधर मेंशन हुआ लेकिन बुक में मेंशन हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप E1 का जो अगला स्टेप है ना ये डिफरेंट है SN1 की। SN1 में क्या हुआ था, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ था कि जो न्यूक्लियोफाइल था उसने आके अटैक कर दिया था इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, ठीक है। SN1 में ऐसे हुआ था ना कि जो न्यूक्लियोफाइल था उसने आके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक किया, उसके साथ बॉन्ड बना दिया। लेकिन E1 का जो नेक्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप, वो डिफरेंट है, वो इस तरह की न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा ऑन द बीटा हाइड्रोजन और H पॉजिटिव फॉर्म में इसको निकालेगा और इसके नतीजे में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप है और H2O बनेगा, ठीक है। और इसी तरह E2 मैकेनिज्म वो ये, अब आप ये भी देख लें कि ये भी वैसे ही, ये आपको पता ही इसके 2 स्टेप्स है और ऊपर वाला स्लो स्टेप है, इसमें भी थोड़ी सी सिमिलैरिटी है SN1 के साथ। क्यों, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है वो एक स्लो स्टेप है और स्लो स्टेप है तो आप ऑब्वियसली ये एक रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, तो इसमें आपको एक मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है। जब आप इसका रिएक्शन रेट इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें आप सिर्फ कंसंट्रेशन अल्काइल हैलाइड की मेंशन करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें तो दूसरा है ही नहीं, बेस का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है। अब ये इसका रेट डिपेंड करेगा अल्काइल हैलाइड पे बट विद द पावर ऑफ 1, सो इसका रेट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। तो E2 मैकेनिज्म इज बायमॉलिक्यूलर। E2 का जैसे आपको नज़र आ रहा है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि वो बायमॉलिक्यूलर है, उसमें एक स्टेप जो है वो बायमॉलिक्यूलर, उसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड द रेट ऑफ दोज रिएक्शन विच फॉलो दिस मैकेनिज्म डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एज वेल एज द न्यूक्लियोफाइल और अ बेस। यानी आपको पता है, मैंने आपको जैसे पिछला बताया था, ये जो E2 जो ये है, ये आई मीन टू से ये वाला, ये बाय मॉलिक्यूलर, उसका रेट जो है इस डिपेंड करेगा ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अ बेस, ठीक है, जैसे मैंने आपको बता चुकी हूँ, upon on the alkyl halide as well as the attacking nucleophile or a base. But while E1 mechanism क्या है, on the other hand क्या है, वो unimolecular mechanism है, ठीक है। and the rates
ऑफ दोज रिएक्शंस विच फॉलो दिस मैकेनिज्म डिपेंड ओनली अपॉन द, तो जबकि वो तो E1 जो है वो यूनिमोलिकुलर, और इसकी जो रेट है सिर्फ डिपेंड करेगा ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और ये सिमिलैरिटीज़ भी है कि E2 और SN2 में ये सिमिलैरिटीज़ है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 और E2 देते हैं, ठीक है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स जनरली फॉलो E2 मैकेनिज्म, जैसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 भी देते हैं ना, इसी तरह प्राइमरी अल्काइल हैलाइड E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। व जब इसी तरह टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जैसे SN1 को फॉलो करते हैं मैकेनिज्म को, इसी तरह टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है वो E1 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। तो ये बहुत सी सिमिलरिटीज़ है इसके। एग्जांपल ऑफ, अच्छा ये आज ये जो है ना ये यहाँ तक है। इसी तरह मैं अभी आपको एक और डिफरेंस बताऊँगी, लिख कर आपको भेजूँगी बिटवीन E2 और E1 के दरमियान, और फिर वीडियो बताऊँगी जिसमें आपको इन दोनों E2 और E1 में फ़र्क बताऊँगी।